स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। यूनेस्को's 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का सदस्य बना भारत। पेरिस में हुए थे इलेक्शन। भारत से दुर्गा पूजा साल 2021 में हुआ था शामिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम बनने की दौड़ में शामिल। पार्टी गेट स्कैंडल मामले में फंसे थे बोरिस जॉनसन। और भारत को काटसा के प्रावधानों से मुक्त रखने की मांग पर यूएसए में अमेंडमेंट पेश। साल 2017 में लाया गया था यूएसए में कानून। रूस से S-400 लेने के चलते बना बड़ा मसला। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। आपसे आप इस बुलेटिन की खबरों को PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर इसका PDF आपको उपलब्ध हो सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को's 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का सदस्य चुना गया है। इससे पहले भारत 2 बार सदस्य रह चुका है। भारत के पास 2022 से 26 के दौरान सदस्यता रहेगी। इसके लिए इलेक्शन यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में आयोजित किए गए थे। गौरतलब है कि यूनेस्को की कन्वेंशन में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की परिभाषा दी गई है, जिसके मुताबिक ICH का मतलब समूहों या समुदायों से संबंधित प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज से होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर की जाती हैं। ICH के संरक्षण के लिए यूनेस्को 4 मैकेनिज्म पर काम करता है। पहली लिस्ट है अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट। इसमें ऐसे ICH शामिल होते हैं जिन्हें अर्जेंट सेफगार्डिंग की जरूरत होती है। दूसरी लिस्ट होती है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। इसमें रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को शामिल किया जाता है। तीसरा रजिस्टर ऑफ बेस्ट सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित है। चौथे में इंटरनेशनल असिस्टेंस की जरूरत वाली ICH को रखा जाता है। आमतौर पर यूनेस्को की दूसरी लिस्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट चर्चा में रहती है। इसमें भारत की ICH को भी शामिल किया गया है। साल 2008 में कुटियट्टम, रामलीला और वेद पाठ की परंपरा को शामिल किया गया था। कुटियट्टम केरल में संस्कृत में होने वाला नाटक है। साल 2009 में इसमें रम्मन को शामिल किया गया था। रम्मन गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का धार्मिक त्योहार और परंपरागत थिएटर है। साल 2010 में छऊ डांस, कालबेलिया लोक संगीत और डांस के साथ मुदियट्टू को शामिल किया था। मुदियट्टू केरल का परंपरागत नाटक और कालबेलिया राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस है। वहीं छऊ एक जनजातीय युद्ध कला नृत्य है। इसका प्रचलन ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। साल 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को, वहीं साल 2013 में मणिपुर संकीर्तन को शामिल किया गया था। साल 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थिएटर्स ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब को जोड़ा गया। वहीं 2016 में नवरोज, 2017 में योग और 2021 में दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद शुरू हो गई है। बोरिस जॉनसन नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक पीएम के पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि ब्रिटेन के नए पीएम की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा भी दिया है। इसीलिए इस खबर को ज्यादा तूल दी जा रही है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन पार्टी गेट स्कैंडल जैसे आरोपों का सामना कर रहे थे। उन पर कोविड के दौरान नियमों को ताक पर रखकर पार्टी करने के आरोप लगे थे। इसके बाद से ही लगातार उनके इस्तीफे की सिचुएशन बन रही थी। पार्टी गेट स्कैंडल मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। उनकी सरकार के 40 मंत्रियों द्वारा क्विट करने के बाद आखिरकार वे इस्तीफे के लिए राजी हुए। आइए आपको यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। इसका आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड है।
जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो यूके पार्लियामेंट ही यूज होगा। यूके ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यूके पार्लियामेंट दो हाउसेस से मिलकर बना है, हाउस ऑफ कॉमन्स और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन दोनों का ही काम कानून बनाना, सरकार के कामों की मॉनिटरिंग करना और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करना है। हाउस ऑफ कॉमन्स सरकार को वित्त मुहैया कराने के लिए भी जिम्मेदार है। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सार्वजनिक तौर पर होता है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य इस सदन में होते हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। हाउस ऑफ कॉमन्स अकेले ही फाइनेंशियल बिल जैसे मुद्दों पर निर्णय करने के लिए जिम्मेदार है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इनमें संशोधन या रुकावट नहीं डाल सकता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट का दूसरा चैम्बर है। यह हाउस ऑफ कॉमन्स से स्वतंत्र है। हाल ही में इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना ने यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट पेश किया था। इसमें भारत को कात्सा के प्रावधानों से मुक्त रखने की बात की गई है। दरअसल भारत और रूस के बीच S-400 के समझौते के बाद से ही भारत कात्सा के रडार में है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के S-400 मिसाइल के लिए $5 बिलियन की एक डील साइन की। इस डील के तहत भारत रूस से S-400 मिसाइल की 5 यूनिट खरीदेगा। S-400 रूस का सबसे ज्यादा एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी पहली मिसाइल की डिलीवरी नवंबर 2021 से शुरू हो गई है। अब सवाल उठता है कि रूस और भारत के बीच इस समझौते में यूएसए का एक्ट क्यों आ रहा है। आपको बता दें कि कात्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट को साल 2017 में लाया गया था। इसके जरिए उन देशों पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं जो रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ डीप एंगेजमेंट्स रखते हैं। इस कानून की धारा 231 तकरीबन 39 रशियन एंटिटीज को नोटिफाई करती है। इसमें रूस के बड़े डिफेंस कंपनीज के साथ साथ अल्माज एंटी एयर एंड स्पेस डिफेंस कॉरपोरेशन JSC भी शामिल है, जिन्होंने S-400 का निर्माण किया है। साल 2020 में यूएसए ने तुर्की पर इस एक्ट के तहत सैंक्शंस लगाए थे। तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। भारत के मामले में यूएसए ने अलग से अभी तक मेंशन नहीं किया है कि कात्सा के सैंक्शंस भारत पर लागू होंगे या नहीं, लेकिन लंबे समय से यूएसए के सीनेट मेंबर्स भारत को इस मामले में इम्यूनिटी देने की मांग करते रहे हैं। रो खन्ना का प्रस्ताव इसी मामले की अगली कड़ी है। नीति आयोग के मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस DMEO ने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन गवर्नेंस नाम से रिपोर्ट जारी की है। इसमें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति को फाइनल करने पर जोर दिया गया है। साथ ही हर राज्य और मंत्रालय में जेंडर बेस्ड बजटिंग की बात की गई है। इसके लिए जेंडर बजटिंग एक्ट को पारित करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की एक्सेप्टेंस में सुधार लाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया है कि कुल 119 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से केवल 62 योजनाएं ही जेंडर बेस्ड बजटिंग पर काम करती हैं। गौरतलब है कि भारत में साल 2005-06 से बजट में जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 20 के नाम से शामिल किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। पार्ट ए में वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स की बात की जाती है। ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें 100% एलोकेशन महिलाओं के लिए होता है। वहीं पार्ट बी में प्रो वुमेन स्कीम्स शामिल की जाती हैं। इनमें वे योजनाएं शामिल होती हैं जिनमें कम से कम 30% एलोकेशन महिलाओं के लिए किया जाता हो। आपको बता दें कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। इसका गठन 18 सितंबर 2015 को हुआ था। इसका मकसद सरकार की योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों के लागू होने को मॉनिटर करना है। आइए अब जल्दी से न्यूज एट 9 प्रोग्राम पर आधारित सवालों पर नजर डालते हैं। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुटियट्टम केरल में मलयालम में होने वाला नाटक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे साल 2008 में यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। विकल्पों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। दूसरा सवाल है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ऑप्शन हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित। सेकंड ऑप्शन है, ब्रिटिश PM कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। तीसरा, संसदीय व्यवहार के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली लेबर पार्टी से संबंधित। या फिर चौथा, राजनीतिक दलों को किए गए इलीगल फंडिंग से संबंधित।
तो न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanvani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।